गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पाठ 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो खाद्य सामग्री भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए और दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या बढ़ती भी जा रही है, इसलिए खाद्य सामग्री की मांग भी बढ़ रही है। लेकिन हमारे जो स्रोत है वो सीमित है। हम उन्हें बढ़ा तो सकते नहीं, लेकिन हम उन्हें सुधार करके अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इसीलिए समय समय पर अनेक क्रांतियां चलाई जाती हैं। जैसे श्वेत क्रांति चलाई गई थी दूध उत्पादन की अधिकता के लिए, हरित क्रांति फसलों में प्रगति के लिए, और नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए। अनेक क्रांतियां समय समय पर चलती आ रही हैं और उनमें सुधार भी किए जा रहे हैं, अच्छी किस्म, ताकि अधिक उत्पादन हो हर तरीके से और जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों को प्राप्त कर सके। तो आज मैं यही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पहला टॉपिक है फसल उत्पादन में सुधार। फसल उत्पादन में उन्नति या सुधार। हमारे किसान निरंतर अपनी फसल उत्पादन में वृद्धि विकास किए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में बच्चों मैं आपको आगे पढ़ाता हूं कि इसमें फसल उत्पादन में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। बच्चों, अच्छे बीज विकसित किए जा रहे हैं जिनसे से अधिक हमें भोज्य पदार्थ मिल सके। तो इसके लिए फसल की किस्मों में सुधार किया जा रहा है। फसलों की किस्मों का चयन करते समय हम देखते हैं कि क्षेत्र की विभिन्न परिस्थितियां कैसी हैं, ताकि वहां पर अंकुरण आसानी से हो सके और अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त हो, क्योंकि फसल का उत्पादन मौसम की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। इसलिए ऐसी किस्मों का प्रयोग किया जाता है परिस्थितियों के अनुसार, ताकि फसल उत्पादन बढ़ सके। और इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हम देखते हैं, जैसे कि जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जिस किस्म को हम ले रहे हैं उसकी जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता कैसी है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता किस प्रकार की है। जैविक का मतलब है रोग, कीड़े आदि, और अजैविक का मतलब है कि वर्षा, वायु, मिट्टी किस प्रकार की है। तो इन सब को देख के ही हमें अच्छे किस्म के बीजों का चयन करना चाहिए जो रोगों से लड़ सके, वहां पर उपस्थित जो रोग हैं। अगला है व्यापक अनुकूलता। क्या है इसमें व्यापक अनुकूलता में? व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। दूसरा है गुणवत्ता, बीज गुणवत्ता। फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न होती है। दाल में जैसे प्रोटीन की गुणवत्ता है और तिलहन में तेल की गुणवत्ता है। ये बच्चों गुणवत्ता बताई जा रही है फसल की गुणवत्ता। तो तिलहनों में तेल की गुणवत्ता है और सब्जियों में और फलों में कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इनकी गुणवत्ता है। तो इस प्रकार इनमें सुधार किया जाए तो हमें अधिक मात्रा में इन सब चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है? चारे वाली फसलों के लिए
ऐच्छिक सस्य विज्ञान में चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता पड़े, क्योंकि फल तो छोटे पौधे में भी लग सकता है, लेकिन अगर बड़ा पौधा होता है तो उसको ज़्यादा खनिज लवण या और अन्य चीज़ें चाहिए, तो इसीलिए बोने पौधे अगर फल वाले हो तो ज़्यादा अच्छा। पांचवा आता है परिपक्व काल में परिवर्तन। परिपक्व काल में परिवर्तन यह है कि फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना चाहिए ताकि बचे हुए समय में अन्य फसलें उगाई जा सकें। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है और कटाई भी सरलता से हो जाती है। कटाई के दौरान होने वाली फसलों को हानि भी कम होती है। फसल को किस्मों के ऐच्छिक गुणों को संकर द्वारा डाला जा सकता है। संकर या संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक वाले पौधों में संकरण कराते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी फसल का पौधा है और एक दूसरी जिस पर भी किसी खास गुण की फसल है, तो उनके बीच में संकरण कराकर और उन्नत बीजों का विकास किया जा सकता है। फसल उत्पादन प्रबंधन। बच्चों, फसल को उत्पादन करना ये हम जानते हैं, लेकिन उसके प्रबंधन की भी बहुत जरूरत है। तो प्रबंधन में क्या पढ़ते हैं? प्रबंधन में सबसे पहले आता है पोषक प्रबंधन। पौधों को विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन 13 पोषक में से 6 की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें वृहद पोषक तत्व भी कहते हैं। शेष पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, अतः इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक वृद्धि, विकास प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। जैसे हवा से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मिट्टी से जो वृहद पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और जो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए वो है आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। तो इनको याद रखेंगे। इसके बाद आता है खाद। फसलों के लिए खाद की भी बहुत जरूरत है। जैसे पोषक प्रबंधन की जरूरत है, उसी प्रकार खाद भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पोषक तत्व किसमें मिलते हैं? खाद में मिलते हैं। खाद से अभिप्राय प्राकृतिक खाद से होता है। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के जैविक अपघटन से बनाया जाता है। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों का उपयोग होता है। तो इस आधार पर खाद 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट क्या है? कृषि में अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर, मूत्र, सब्जी के छिलके, धरती पर गिरे चने, पत्ते, छोटी शाखाएं, खरपतवार, घरेलू फल सब्जी के छिलके, मानव का मलमूत्र आदि को गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। 1-2 महीने में सब पदार्थ सड़कर खाद बन जाते हैं और इसे ही हम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
इसके बाद आती है हरी खाद, दूसरा। हरी खाद में पटसन, मूंग, ग्वार आदि की जड़ों में स्थित जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तथा प्रोटीन बनाते हैं। मुख्य फसल उगाने से लगभग 1 महीने पहले खेतों में मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं। उनके पौधे ऊंचे हो जाते हैं, तब उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में दबकर ये हरे पौधे खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार बनी खाद को हरी खाद कहते हैं। इसके बाद अगर फिर भी इन सब चीज़ों से मिट्टी में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा नहीं आती है तो फिर यूरिया आदि का प्रयोग करते हैं, इसे हम उर्वरक कहते हैं। उर्वरक तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के तत्वों से भरपूर होते हैं ये उर्वरक। मुख्यतः ये पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं। इनके उपयोग से पौधों में पत्तियां, शाखाएं, फल, फूल आदि अच्छे प्रकार से विकसित हो पाते हैं। तो उर्वरकों का भी प्रयोग से हम अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज है सिंचाई। सिंचाई बच्चों, पौधों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पानी। अगर उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। भारत में वैसे अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है, पर फिर भी अब अनेक स्रोत बनाए जा रहे हैं। नदियाँ निकाली जा रही हैं, छोटी छोटी नहरें निकाली जा रही हैं और मिट्टी से भी भूमिगत जल का प्रयोग किया जा रहा है और अच्छी फसल तैयार की जाती है। सिंचाई के अनेक स्रोत हैं हमारे पास। अब तालाब है, कुएं हैं, ट्यूबवेल है। अब में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है जिससे हम फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, वो है फसल पैटर्न। फसल को किस क्रम में बोया जाए, पहले कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।